नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के बारे में। हर इंसान संतान पाने की इच्छा रखता है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल, खराब खान पान, लंबी बीमारी या जरूरत से ज्यादा बिना डॉक्टरी सलाह से ली जाने वाली दवाइयों की वजह से महिलाओं और पुरुषों में बांझपन की समस्याएं काफी देखने को मिल रही है, जो वाकई चिंता की बात है। लेकिन आपको इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांझपन जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही इलाज की। अगर आपका भी बांझपन से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर के नंबर डायल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। बांझपन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिति मेहरा, जो जर्मनी से फेलोशिप भी कर आई हैं। डॉक्टर रिति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर रिति, बांझपन की जो समस्या है, इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। तो ये बांझपन की समस्या क्या है? बांझपन यानी कि शिशु ना हो पाना, और यूजुअली हम इसे तब कहते हैं जब एक साल के लिए हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं लेकिन उन्हें संतान नहीं हो पा रही है। उससे पहले ही मैंने देखा है जब शादी होती है तो सास ससुर जी 6 महीने हो गए शादी में, गुड न्यूज़ सुना दो, और टेंशन में कई बार तो 6 महीने पे ही 3 महीने पे ही वो लेके आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन जब तक एक साल के लिए वो साथ ना रह रहे हों और फिर भी अगर उन्हें प्रेगनेंसी ना हो और वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको तब हम बांझपन तो नहीं, इनफर्टिलिटी या बच्चा होने में मुश्किला कह सकते हैं। पर इसकी जैसे आपने कहा है कि लोग तो पहले से ही डर जाते हैं, वेट भी नहीं करते। लेकिन ये समस्या देखने को मिलती है, पर ये कब समझ आएगा कि वाकई ये समस्या है? मैंने कहा अगर एक साल के लिए आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, कॉन्डोम्स या बैरियर या कोई पिल्स नहीं यूज़ किया है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये चिंताजनक बात है, आपको आके मिलना चाहिए। इसके कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर रिति? इसके कारण मैं बताना चाहूँगी कि 40%, 30 to 40% पुरुष के अंदर तकलीफ़ें हो सकती हैं, 40 to 50% महिलाओं में कोई तकलीफ़ें, 10% में दोनों ही में कुछ कारण मिल जाते हैं, और 10% में हमें कुछ भी नहीं मिलता, जिनको हम इडियोपैथिक कॉजेज़ कहते हैं, जिनमें हमें कभी नहीं समझ आता कि क्यों इनफर्टाइल है। सारे टेस्ट फीमेल के, सारे टेस्ट मेल के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर फिर भी उस 10% में हम नहीं कह पाते कि वो क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है कपल। जी, तो उसके लिए हिस्ट्री कैसे निकालती हैं आप? क्या वजह है? जैसे आपने कहा कि हम कहीं नहीं पाते हैं कि वजह क्या है और ये तो क्यों ये समस्या आ रही है? अमृता जी, सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्यों वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, पहले फीमेल की हिस्ट्री, कि वो शादी के बाद इकट्ठे रह रहे हैं, संभोग ठीक से हो पा रहा है, उसमें होने में दर्द तो नहीं महसूस करते, उनके पीरियड्स रेगुलर हैं, साइक्लिकल हैं, उन्हें किसी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम के हम लोग कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उनसे पूछते हैं, उसका असर तो नहीं लग रहा है जी। फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ तो नहीं है, या कोई बीमारी कभी जैसे टीबी हुआ हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या कई बार कईयों के छाती में दूध निकल रहा होता है, उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, जिसको हम गैलेक्टोरिया कहते हैं। जी। तो ये हम सब चीज़ें महिलाएं में देखते हैं। फिर उनका चेकअप भी होता है ये देखने के लिए कि सब अंग ठीक से बने हुए हैं, हार्मोन्स ठीक लग रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जी। और वही हिस्ट्री हम मेल की भी लेते हैं कि आपस में उनको लगता है कि आपस में मिलने में या संभोग करने में कोई मेल को प्रॉब्लम तो नहीं है, इजैकुलेशन ठीक हो जाता है, हस्बैंड स्ट्रेस में तो नहीं रहता, ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी देखा गया है मेल में स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, बल्कि स्मोकिंग से तो नुक्स वाले बच्चे भी बहुत हमने देखा है पैदा होते हैं। सो स्मोकिंग इज़ अ बिग नो। और फिर हम उनके, अगर हमें लगे हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम टेस्ट्स कराते हैं, दोनों के, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी। जी, ये तो आपने कहा कि किस तरह से आप टेस्ट वगैरह करती हैं, किस तरह से हिस्ट्री निकालती हैं। एक बात जो लोग जानने के बाद भी इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हमेशा जब इस तरह की समस्या होती है कि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो सारा दोष महिला के ऊपर ही मत दिया जाता है, और ये कहते हैं कि पुरुष इसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये एक बिल्कुल मिथ है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया 30 to 40% कारण मेल्स के होते हैं। जब हम 100 मरीज़ इनफर्टिलिटी के उठा लें तो उनमें से 30-40% में फीमेल्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी और मेल्स का ही कारण निकलेगा, और 10% दोनों में कुछ ना कुछ नुक्स होगा। जी। सो ये तो बिल्कुल मिथ है, और हम लोग इनफैक्ट
कभी भी मैं किसी को नहीं कहती हूँ जब तक मेल का टेस्ट ना हो जाए, जी। तो मैं कभी भी सास को भी और उनकी फैमिली को भी हमेशा कहती हूँ कि दोनों के टेस्ट होंगे तभी हम कारण जी। बता पाएंगे। शुरुआत तो पुरुषों से ही करते हैं बिल्कुल। कि जब बच्चा नहीं होता है तो पुरुषों में किस तरह की किस तरह के कारण हो सकते हैं? जैसे आपने कहा शराब और स्मोकिंग के बारे में आपने बता ही दिया हाँ। कि ये बहुत बड़ी वजह है कि उनके हाँ, स्पर्म काउंट कम हो हाँ, जाते हैं। हाँ। उसके अलावा कई लाइफस्टाइल चीज़ें जैसे ड्रग यूज़, बहुत एक्सेसिव मोटापा होना, कुछ कारण जैसे इन्फेक्शंस जो बचपन में हुई हो, मम्स होते हैं यहाँ पे सूज जाते हैं, वो कई बार इफ़ेक्ट करता है टेस्टिस को भी, और कीड़ा उनका जो कीटाणु है वो ठीक से नहीं बन पाता है, और वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं, टीबी भी होती है, और आजकल एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, अगर कभी हुआ हो तो जो ब्लॉकेज होती है वो रास्ते में आ जाती है, ठीक स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी। कुछ कारण हैं, उनके हार्मोन्स भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसका आइडिया हमें लग जाता है जैसे कि वो रिलेशंस कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको रिलेशंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी कुछ कारण होते हैं। कई बार काउंट हम जब उनका चेक करते हैं, स्पर्म काउंट वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन वाइफ से पता चलता है कि रिलेशंस बनाने में वो नाकामयाब हैं। जी। तो ये आपने ये कारण बताया, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। वो रिस्क फैक्टर क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स यही हैं: स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, मोटापा, जी, इन्फेक्शंस, हाई रिस्क बिहेवियर जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाना। तो ये सारी वजह हैं, ये सब वजह हैं। हाँ। टीबी। जी। पुरुष के बारे में तो आपने बताया, महिलाओं पे आते हैं कि महिलाओं में किस तरह की समस्याएं, किस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल सकती है? महिलाओं में भी स्मोकिंग और अल्कोहल, आजकल बहुत सारी महिलाएं ये भी करने लगी हैं, और ये इफेक्ट करता है। शायद यही वजह है कि तादाद बढ़ रही है। जी। और एक फैक्टर जो दोनों में है वो है स्ट्रेस। जी। वो भी एक बहुत अहम कारण है इनफर्टिलिटी का। ये लाइफस्टाइल चीज़ें, लेकिन टीबी होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लेडीज़ में भी होती हैं, उसका होना वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती हैं। बाय चांस शादी से पहले वो कभी प्रेग्नेंट हुई हों, कोई अबॉर्शन कराया हो, वो कई बार इन्फेक्शन कर देता है और ट्यूब्स ब्लॉक कर देता है, और वो अगली बार माँ बनने के दौरान मुश्किल आती है। जी। ये सब तो आपने बताया कि क्या कारण हो सकते हैं। उम्र का भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। उम्र का बहुत रोल है अमृता। वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज कई बार आजकल हमने देखा है, और ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आजकल सब लड़कियां चाह रही है हम एमडी कर लें, 27-28 साल के हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें और फिर हम शादी करें। शादी करके 4-5 साल वो बच्चा नहीं करना चाहती हैं, फिर 35 साल की उम्र पे लेट शादी करके प्रेगनेंसी चाहती हैं। और इस टाइम पे फॉर बोथ मैन, आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी, सबसे पहले एग्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ओव्यूलेशन जिसको हम कहते हैं वो कम होती है। फिर हार्मोन प्रॉब्लम्स इस उम्र में ज़्यादा होती हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम है। इस बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर रिति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जरूर। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रिति को। अच्छा जी, हम ना मतलब 1.5 साल हो गया शादी को। हाँ जी। तो मतलब वो बच्चा नहीं ठहरता जी। हाँ जी। तो इंद्र कुमार, आपने कुछ टेस्ट कराए होंगे? नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं कराया जी वैसे। हाँ, तो अगर 1.5 साल से साथ रह रहे हैं कि गांव में रहती है वाइफ? अच्छा जी। नहीं, गांव में रहती है कि आप साथ रह रहे हैं? हाँ, नहीं, ये साथ ही रहते हैं जी। साथ ही रहते हैं, तो फिर आप अस्पताल आइए, अपनी टेस्ट भी कराइए और अपनी वाइफ के भी टेस्ट कराइए, तभी कुछ कह पाएंगे क्यों हो नहीं रहा है। अच्छा जी इंद्र कुमार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रिति, हम उम्र के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने जैसे कि बताया कि ज़्यादा उम्र पे शादी होती है, फिर लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहती हैं। सही उम्र क्या है प्रेग्नेंट होने की? द मोस्ट फर्टाइल एज दे से इज 22 to 29, पर आजकल 35, 40, 42 तक भी हमने देखा है कि women want to be pregnant as late as that. जी। पीरियड्स का क्या रोल है
जिसके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं और ठीक मात्रा में आ रहे हैं, अगर वो कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 22 से 35 डेज़ के बीच में रेगुलर साइकिल है, 2 से लेके 7 दिन तक अगर वो रहते हैं तो ये नॉर्मल पीरियड्स हैं। और अगर ये एक निशानी है कि वुमन टाइम पे मेंस्ट्रुएट कर रही है, उसके हार्मोन्स ठीक हैं, वो ओव्यूलेट कर रही है, जी इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जी, शायद कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं जी है। जी। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, ਅਸੀਂ रोपड़ तो बोल रहे हैं। जी हमारा आप नाम गुरविंदर कौर है जी। जी जी गुरविंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रीति से। जी हमारी शादी को 4 साल हो गए, हमारे बच्चा नहीं है जी कोई। हाँ जी, तो गुरविंदर जी अब तक कोई टेस्ट ज़रूर कराए होंगे आपने? हाँ जी, टेस्ट तो हमारे सारे हो गए जी। हाँ जी, तो फिर कोई तकलीफ कुछ खास निकली है, आप बताओ। कोई वो नहीं आया जी, कोई नुक्स नहीं आया जी कोई। कोई नुक्स नहीं आया। आपने अपना ट्यूब टेस्ट करा लिया, वो खुली हैं? हाँ जी हाँ जी। टीबी का टेस्ट भी हो गया, टीबी के लिए एक पीस टेस्ट होता है, वो भी हो गया है? गुरविंदर जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, कोई नुक्स नहीं आया जी। मैंने कहा आपने पीस टेस्ट कराया है, जो जिस दिन महीना शुरू होता है उस दिन हम एक पीस टेस्ट करते हैं बच्चेदानी से, जिसमें हम टीबी के लिए जांच करते हैं, वो आपका टेस्ट हुआ है? हाँ जी हुआ है जी। और दूरबीन डाल के भी देख लिए गए हैं अंग हाँ आपके? जी हाँ जी। दूरबीन से भी सब ट्यूब्स खुली हैं, पीरियड सब ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक है जी। दूरबीन टेस्ट में भी अगर सब नॉर्मल है तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है गुरविंदर जी, इसका मतलब कोई कारण नहीं पता चला है। और इसके लिए हम पहले कुछ दवाइयाँ दे के एग बनाने की कोशिश करते हैं और आईयूआई कर सकते हैं, जिसमें हम हस्बैंड का सीमेन वाइफ के अंदर डालते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आप ये करवा के 3 साइकिल ट्राई कर सकते हो। और अगर नहीं हो प्रेगनेंसी, शायद इसी से प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर नहीं हो प्रेगनेंसी फिर हम आगे टेस्ट ट्यूब बेबी की सोच सकते हैं। ये मैंने आईयूआई इसलिए कहा क्योंकि कई बार सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हस्बैंड का स्पर्म भी नॉर्मल है, लेकिन वाइफ कई बार एंटीबॉडीज़ बना रही होती है अगेंस्ट द आदमी के कीड़े के खिलाफ। तो जब कीड़ा अंदर जाता है तो बच्चा करने की बजाय वो अंदर जाके मर जाता है। आप समझ रहे हैं? मैडम भी ना, जिस तरह मेरे हस्बैंड का सीमन लेके ना इंजेक्शन बना के हाँ, वो भी लगाया था हमारे अंदर भी बच्चेदानी में। फिर वो भी नहीं हुआ। वो भी 3 साइकिल हो चुका है, उसी को आईयूआई जी। कहते हैं। हाँ जी, वो उससे भी प्रेगनेंसी हुई। वो कितनी बार करवाया आपने 2 गुरविंदर जी? बार करवा लिया जी। 2 बार। तो मैं सलाह दूंगी कि आप एक बार और ज़रूर ट्राई कीजिए किसी अच्छी जगह से, जो ठीक से हार्मोन्स भी दे आपको और ठीक दवाइयों से अंडा बनाए। और अगर फिर भी नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब बेबी शुड बी आपका अगला कदम, टेस्ट ट्यूब बेबी होना चाहिए। मैंने इसका खर्चा कितना आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी की? हाँ जी, टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा पूछ रही हैं वो? टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा डिपेंड करता है। अगर एक ही साइकिल में हो जाए तो गवर्नमेंट सेटअप में आम तौर पे 60-70 हज़ार के करीब दिया जाता है। ठीक है जी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रीति, जैसे हम टेस्ट ट्यूब के बारे में, बेबी के बारे में बात करते हैं, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कई बार नई शादी होती है, जैसे आपने कहा कि लड़कियां नहीं चाहती हैं कि वो जल्दी माँ बने, तो बहुत सारे ओरल पिल्स लेना शुरू कर देती हैं। क्या उसका कोई असर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है। और कई बार कहते हैं नहीं कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है, लेकिन ज़रूर अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए। अगर जल्दी स्पेशली शादी हुई है, आप में अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हुई है, तो कुछ साल बाद ही बच्चा करना चाहिए। आप देख के आपकी नौकरी लग गई, हस्बैंड की नौकरी लग गई, फैमिली में सब सर्कमस्टांसेस ठीक हैं, और ये ओरल पिल्स कोई नुकसान नहीं करती हैं, बल्कि साइकिल रेगुलर रखती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती, तो आपके एग्स बचे रहते हैं, सो दे आर प्रोटेक्टिव। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से समस्या आती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एनपी से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रीति से। हमें मेरी शादी को हो गई 15 साल। शादी को 15 साल हो गई। 15 साल हो गए मुकेश जी। जी, अभी तक कोई। तो मुकेश जी, आपने क्या क्या टेस्ट कराए हैं, आप मुझे बताइए। मैम अस्पताल गए थे, चेक कराए, डॉक्टर ने बोला था आपकी किडनी खराब इसलिए नहीं हो रहे हैं, तो किडनी को निकलवा दिया, किडनी खराब हो गई थी। जी, आपकी तो किडनी खराब हो गई थी? जी, किडनी खराब हो गई थी मेरी। अच्छा,
तो उसको भी निकलवा दिया, अभी 2 साल हो गए ये निकले हुए, हम्म। तो अभी कोई इंतजाम नहीं है, तो अभी कोई समस्या नहीं हुई है। हाँ, नहीं तो आप किडनी जो निकलवाई है, कोई जी। दवाइयाँ चल रही हैं आपको? खत्म हो चुकी है दवाइयाँ, सब दवाइयाँ खत्म है? सब खत्म हो गई है, 1 साल से कोई दवाई नहीं बनी अभी। कोई दवाई नहीं चल रही। जो दवाइयाँ चल रही होती हैं कुछ उनका असर भी होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, पर आपने अपना सीमेन टेस्ट कराया है? सीमेन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी के बताया था मिसेज का कि इसकी प्रॉब्लम भी हो रही है, उसको भी बात। नहीं नहीं, कोई टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं निकली क्या? सीमेन टेस्ट आपका ठीक है क्या? हाँ ठीक बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, सब ठीक है, नॉर्मल है सब, और वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उनका दूरबीन पेट में डलवा के देखा है कि ट्यूब्स खुली हैं, बच्चेदानी ठीक है? नहीं, 2 महीने में सोनोग्राफी की थी बस। हाँ, नहीं, सोनोग्राफी से कई बार कई चीज़ें नहीं पता चलती हैं, और सोनोग्राफी से ये भी नहीं पता चलता ट्यूब्स भी खुली हैं, अंग अंदर ठीक हैं कि नहीं है। अगर आप में कोई कारण नहीं निकला है तो फिर वाइफ का दूरबीन टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। और उस आ रहे थे आपके प्रोग्राम देखा जो टीवी पे, उसमें मैं वो मेरा दोस्त है संजीव, उनको भी शादी को 5 साल हो गए हैं, उनको भी बच्चे नहीं हुआ, उनका ही टेस्ट हुआ पर कोई समस्या नहीं है उनकी। नहीं, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हमारे को जो खून के टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड पे हमें कोई तकलीफ़ नहीं लगती है, लेकिन जब हम दूरबीन डाल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तकलीफ़ है। ट्यूब ठीक है लेकिन वो अंडे के आगे नहीं है, तो वो अंडा नहीं उठा पा रही है। अंडा भी बन रहा है अल्ट्रासाउंड पे देखने को, और ट्यूब भी ठीक लग रही है, लेकिन उनका रिलेशन ठीक नहीं है। अंडा बन रहा है, अंडा गुम हो रहा है, वो ट्यूब नहीं उठा पा रही है। तो ये दूरबीन जब तक नहीं डलेगी पेट के अंदर, वो नहीं पता चल सकता कि ओवरी, यूट्रस और ट्यूब का रिलेशन आपस में ठीक है कि नहीं, सब कुछ खुला है कि नहीं है। तो आपने अगर अभी तक 15 साल वो टेस्ट नहीं कराया है तो मैं सलाह दूंगी आप वो टेस्ट अपना ज़रूर कराइए। जी मुकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रीति, ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है इसके लिए? ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं डिपेंडिंग अमृता जी की कॉज क्या निकला है। मेल फैक्टर निकला है, वो ट्रीटेबल है कि नहीं है। कई बार हमें लगता है खाली इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार नसें फूली होती हैं, स्पर्म्स बन रहे होते हैं पर वो मर रहे होते हैं, तो उसमें काउंट ठीक आता है, जैसे 60 मिलियन आएगा, लेकिन जो मोटाइल हैं, जो चल रहे हैं, जब तक वो चलेंगे नहीं वो नहीं कर पाएंगे अपना कार्य, वो डेड निकलते हैं जी। तो वहाँ वैरिकोसील हम उसको कहते हैं, जहाँ नसें फूली होती हैं, तो 1-2 नसों को बांधने से कई बार काउंट इम्प्रूव हो जाता है जी जी। तो इस तरह जो मेल में कॉज निकले, स्मोकिंग अगर करता है तो उसने बोले वो बंद करें। कई बार हमें दवाई देनी पड़ती है उनके कीटाणु बढ़ाने के लिए। इसी तरह वाइफ में कई बार थायराइड की प्रॉब्लम निकले, या अगर छाती से दूध निकलता है तो हमें वो बंद करना पड़ता है। थायराइड प्रॉब्लम है तो वो बंद करनी पड़ती है। कई बार ट्यूब्स ब्लॉक्ड आ जाती है हमें, तो उसकी ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी है, और अगर टीबी आ जाए तो उसको टीबी का ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलेज जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम शोभा सिंह है, राजस्थान से नॉर्थ तहसील से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर रीति से। हाँ, मेरा शादी को 17 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं है। हाँ, शोभा सिंह जी, क्या कारण निकले हैं? कोई कारण निकला है टेस्टों में? ऐसे जी, पहले मैंने तो ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड करवा के ये मनो ट्यूब टेस्ट करवाई थी, HSC। उसके अंदर नॉर्मल आया था। फिर कम से कम भी 5-7 साल तो ट्रीटमेंट वैसे ही लेते रहे, कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर उसके बाद ये हिसार के अंदर है मंजू खुराना फर्टिलिटी सेंटर, उसके अंदर दूरबीन से टेस्ट किया जी। उसके अंदर दूरबीन के अंदर ये है कि फाइब्रोइड है जी, यूट्रस के अंदर है। अच्छा। तो फाइब्रोइड के लिए उन्होंने एक बार सर्जरी कर दी। अच्छा। और उसके बाद बीच में मेरा भी स्पर्म काउंट है वेरिकोसिस की वजह से कम आ गया था जी। अच्छा। तो वेरिकोसिस वाला वो ऑपरेशन करवाने के बाद काउंट सही हो गया। फिर IUI 2 बार किया है जी, अभी तक कोई सक्सेस नहीं है। अब आज दोबारा ट्यूब टेस्ट करवाई है जी, वो भी नॉर्मल आ रही है। और फाइब्रोइड तो अब बीच में नहीं दिखा रहे जी। अच्छा, तो आपके अंदर दोनों ही थोड़े थोड़े कारण थे। शायद फाइब्रॉइड जो था वो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा था, कई बार उसकी लोकेशन ऐसी जगह होती है, और स्पर्म काउंट भी कम था। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो कई बार स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, और आपस में वो मिल भी रहे हो तब भी वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाता है। और अगर 3 साइकिल्स आपको IUI ट्राई कर लेना चाहिए जब स्पर्म्स उठा के अंदर डाल लिए जाए।
और आपकी वाइफ को भी दवाई देनी चाहिए कि वो एग्स बनाए, और एग्स बन रहे हैं और हस्बैंड आपका कीड़ा अंदर डाला जा रहा है, और फिर भी अगर 3 साइकिल्स ऐसे लगातार 3 साइकिल्स लेने में नहीं होती प्रेगनेंसी, तो मैं टेस्ट ट्यूब बेबी सलाह इसलिए दूंगी आपको, क्योंकि जिनका मायोमेक्टमी का ऑपरेशन हो रखा होता है, ये जो फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन हो रखा होता है, आम तौर पे उसमें एडिशंस बन जाती हैं। एडिशंस मतलब कि ट्यूब और ओवरी का रिलेशन ठीक नहीं रहता है। तो अल्ट्रासाउंड पे हम ये तो देख लेते हैं कि हमने दवाई दी, अंडा बन गया और ट्यूब उठा रही है अंडे को, लेकिन अंडे को उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है ये नहीं दिखता है। अंडा निकल गया सिर्फ पता चलता है अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन उठा पा रही है ये नहीं पता चलता है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपनी समस्या डॉक्टर। मेरा नाम रुपिंदर कौर है। जी जी रुपिंदर जी, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैम मेरा एक 6 साल का बेबी है, तो मैं आगे चांस लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे मंथली ऊपर आकर फिर आ जाती है मंथली। तो मैंने किसी डॉक्टर से सलाह ली थी, तो वो बोले थे भाई मंथली के बाद आप हमारे पास आइए। तो फिर बाद में उन्होंने बोला था कि तो आपको दवाई दी जाएगी और अंदर भी लगाई जाएगी। तो मैम मैंने मैंने सोचा कि किसी और से पूछ लेती हूँ, तभी ये चांस लेती हूँ। तो आप बता दीजिए क्या चांस लेना चाहिए। हाँ, आपका 6 साल से आप कुछ नहीं यूज कर रहे? नो मैम, कुछ नहीं यूज कर रहे। थोड़ा मोटापा भी है? नो मैम। अच्छा, पतले हो? हाँ जी। और साइकिल्स कितने कितने दिन ऊपर हो जाते हैं? मैम कभी तो 2 मंथ भी हो जाते हैं, 115 में, कभी 15 डेज में 2 बार मतलब वीकनेस हो जाती है। तो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम लग रही है, हार्मोन्स के टेस्ट भी कराओ। और उन्होंने जब पीरियड्स के सेकंड डे, जैसे हम दवाई देते हैं ऐसे लोगों को जिससे एग बनेगा, और जब वो एग हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे कि रिलीज हो रहा है, तो हम आपस में आपको मिलने को बोलते हैं, तो वो आप दवाई ट्राई कर सकते हो। और अगर 3 साइकिल के बाद वो नहीं होती है प्रेगनेंसी, तो आपको बाकी टेस्ट जैसे पीस टेस्ट है, दूरबीन टेस्ट है या ट्यूब टेस्ट है, वो करवाने चाहिए। और हस्बैंड का सीमेन ज़रूर करवाना ना भूले दवाई लेने से पहले, क्योंकि आपका भी पहले बच्चा हो चुका है, आपके हस्बैंड का भी। तो फॉल्ट अब किस में आया है? दोनों में ही आ सकता है। ये मत सोचिए कि मेरे साइकिल्स थोड़े गड़बड़ हैं तो फॉल्ट शायद मेरे में आया है। हो सकता है हस्बैंड अगर थोड़ी जैसे ड्रिंकिंग कर लेते हैं, अमृतसर में तो शायद ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार स्पर्म काउंट कम होता है। पहले हस्बैंड का तो एक छोटा सा स्पर्म टेस्ट ही होता है, वो ज़रूर करा लीजिए और फिर आप बेशक अपनी दवाई कर लीजिएगा। जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रीति, आप हमारे स्टूडियो में आए, इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था बांझपन की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर रीति के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपना खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और सुंदर स्वस्थ संतान पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, helpline@nightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।